कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 का शेष भाग लेकर के। तो कल बच्चों मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जी जो है दोनों अपने ज़माने की बातें करते हैं। गोपाल प्रसाद, फिर बाद में गोपाल प्रसाद जो है वो कहते हैं कि अच्छा साहब, अब राम स्वरूप जी से कहते हैं कि बिजनेस की बातचीत हो जाए। तब राम स्वरूप जी जो हैं चौंक करके, उन्होंने सोचा कि राम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वो चौंक जाते हैं। अरे अब बिस समझ का, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए उनसे कहते हैं। वो उठते हैं और गोपाल प्रसाद जी को नाश्ता की प्लेट वगैरह आगे बढ़ाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। फिर राम स्वरूप जी कहते हैं, हाँ 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 हाँ, तकल्लुफ़ किस बात की परेशानी। हाँ हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, आप मेरे यहाँ आए हैं, पधारे हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ हाँ, माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ। फिर वो अंदर जाते हैं राम स्वरूप जी। फिर गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद धीमी आवाज़ में, दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान बकान है, हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले अब लड़की कैसी है। लड़की आए तब पता चले कि लड़की कैसी है। तो अब आगे फिर शंकर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और जी, और कुछ खकार कर इधर उधर देखता है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं उसे, क्यों, क्या हुआ। शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो, अपने बेटे को कह रहे हैं वो। ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं। इतने में बाबू राम प्रसाद आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज़ पर रख देते हैं। फिर गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। वो क्या कहते हैं कि आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, कप में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फ़ैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। वो कहते हैं कि फिर हमें क्या स्वाद मिलेगा, जायका में स्वाद। अब राम स्वरूप जी, हाँ हाँ हाँ, कहते तो आप ठीक हैं। फिर आगे राम कहते तो आप सही हैं या ठीक हैं। अब आगे वो क्या कहते हैं, फिर प्याला पकड़ाते हुए गोपाल प्रसाद जी को, फिर शंकर जो है खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। फिर गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अब राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए चाय का, वह क्या। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। अब देखिए गोपाल प्रसाद की बातें। शंकर और राम स्वरूप जी जो है दोनों हंस पड़ते हैं उनकी बात सुन करके। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूम ही ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। जिसकी जैसी खूबसूरती हो उस पर वैसा टैक्स। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अब ये देख रहे हो आप कैसी बातें कर रहे हैं गोपाल प्रसाद जी। अब राम स्वरूप को देखिए, फिर राम स्वरूप उनकी बातों पर जो है ज़ोर से हंस पड़ते हैं। और वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ आगे बढ़ाते हुए, तस्तरी मतलब प्लेट। अब गोपाल प्रसाद उसमें से समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर की तरफ मुखातिब होकर के, मुँह करके, मुखातिब मीन्स मुँह करके, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। फिर जो है शंकर कहते हैं कि किस मामले में। तो राम स्वरूप कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। लड़की कितनी खूबसूरत है, क्या हमें देखना चाहिए कि केवल खूबसूरती के ऊपर ही हमें शादी करनी चाहिए। उनका मामला ये था। तो शंकर
से वो कहते थे कि कितना हिस्सा होना चाहिए, तो गोपाल प्रसाद शंकर को ना बोलते हुए नहीं बोलने देते, बल्कि बीच में ही वही बोलने लगते। यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही सुंदर हो। हैं, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना, वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि यदि घर में जब लड़कियां बहू जाती है तो उसे बहुत सारी औरतें देखने के लिए आती हैं, तो वो तरह तरह की बातें करती हैं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि मतलब उसको खूबसूरत होना भी ज़रूरी है, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन लगा करके खूबसूरत दिखे, चाहे कैसे भी। अब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। उनकी लड़की के लिए कहते हैं कि आपकी लड़की तो खूबसूरत है ना, तो वो कह रहे हैं आप देख लीजिएगा। अब गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तब तो यह रस्म ही समझिए, केवल ये देखने दिखाने की केवल ये रस्म है, बाकी सारी बातें आपसे हो चुकी हैं। अब राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ गोपाल प्रसाद, और चाचा मतलब जनपत्री, जनपत्री होती है ना जो शादी के पहले मिलाते हैं, तो मिल ही गया होगा। अब राम स्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। अब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक करके, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। क्या भनक पड़ी? अब वो जो समझते हैं कि क्या भनक पड़ी है इनके कानों में। अब राम स्वरूप जी चौंक करके, क्या? गोपाल प्रसाद जी फिर आगे कहते हैं कि ये जो पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। उनको लगता है कि घर में यदि पढ़ी लिखी लड़की आ जाएगी तो वो ज़्यादा नखरे दिखाएगी, ज़्यादा तेवर दिखाएगी अपना, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। फिर वो अपने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, क्यों शंकर, सही है ना? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। अब देखो कैसे अपने पिता की बातों में हाँ में हाँ वो मिला रहा है शंकर यहाँ पर, तो जबकि खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन लड़की कैसी चाहते हैं, केवल मैट्रिक पास की, उसे केवल हमें उससे नौकरी नहीं करानी। और ज़्यादा लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं तो वो नखरे दिखाती हैं, इस वजह से वो ये इनके ख्यालात देखिए कैसे हैं। फिर राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। राम स्वरूप जी कहते हैं कि नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। जिसने अपने लड़कों को बीए करा दिया हो एमए, तो उनकी लड़कियां भी बीए एमए वाली आनी चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब ही यही है। अब भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? यहाँ पर देखो उन्होंने लड़के और लड़कियों में भेद किया है कि कहते हैं कि लड़के को की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई क्या एक ही बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही काम करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो गई चुकी गृहस्थी। वो कहते हैं यदि पढ़ लेंगी औरतें तो शायद ऐसा करेंगी कि बस वो पॉलिटिक्स वगैरह करने लगेंगी तो गृहस्थी चल गई। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। यहाँ पर उन्होंने लड़के और लड़की के बीच में अंतर बताया है इसमें कि, और वो लड़के और लड़कियों के में भेद समझते हैं कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़कियों को नहीं। फिर राम स्वरूप जी, जी हाँ, और मर्द से की दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। अब वो भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हो, हाँ 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 करते हैं। आगे आगे क्या होता है कि शंकर भी हंसता है, मगर यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी जो है गंभीर हो जाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ हाँ, यह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी, मतलब तालीम का यहाँ पर मतलब क्या है? तालीम का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा भी ऐसी चीज़ों में से
एक है। देखो यहाँ पर गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं कि केवल शिक्षा जो है लड़कों के लिए ही है, आदमियों के लिए ही है। अब रामस्वरूप जी शंकर से और चाय लीजिएगा। फिर जो है शंकर धन्यवाद पी चुका, फिर गोपाल प्रसाद से कहता है आप लीजिए। गोपाल प्रसाद भी बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। फिर रामस्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। फिर गोपाल प्रसाद नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। अब रामस्वरूप हाँ, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं जिस पर नाश्ता वगैरह सजाया हुआ था। फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़रा ज़ोर से अरे ज़रा पान भिजवा देना। अब उन्होंने कहा था ना अपनी पत्नी को कि सुधा को पान लेकर के भेजना। फिर वो आगे कहते हैं सिगरेट मंगवाऊँ। उन्होंने सोचा शायद गोपाल प्रसाद जी सिगरेट पीते हो इसलिए वो पूछते हैं, क्योंकि वो लड़की वाले हैं। तो गोपाल प्रसाद जी उसे मना कर देते हैं, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए हुए फिर उमा आती है, सादगी के कपड़े पहने, बिल्कुल सादा, गर्दन झुकी हुई है। बापू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं, देख रहे हैं। अब रामस्वरूप हाँ यही आपकी लड़की है, आओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी यानी प्लेट अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। उनके जो गोपाल प्रसाद जी थे उनके चश्मे में सोने की रिम लगी हुई थी। अब बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, अरे वो उमा के चश्मा लगा हुआ था सोने की रिम वाला, सॉरी यहाँ पर तो चश्मा। फिर रामस्वरूप थोड़ा सा बहाना बनाते हैं, उमा को चश्मा लगता था, सोने की रिम वाला वो चश्मा लगाए हुए थी यहाँ पर। तो दोनों जो है चौंक उठते हैं चश्मा देख करके उसका। तो रामस्वरूप जरा सपक करके जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थीं। यहाँ पर दुखनी का मतलब है दर्द मतलब जो आँख आ जाती है ना और फिर वो दर्द होता है, तो वो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब आगे वो क्या कहते हैं गोपाल प्रसाद, पढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, पूछ रहे हैं ये ऐसा तो नहीं है कि इसने ज़्यादा पढ़ाई की हो तो शायद इसकी आंखें कमज़ोर हो गई हों और इसे चश्मा लग गया हो। तो रामस्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना कि ये तो केवल, उसने बताया था ना, झूठ बताया था कि मैट्रिक पास है वो केवल। फिर गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी, फिर थोड़ा सा अपने आवाज़ को वैसे करते हैं मीठी टाइप की, और फिर कहते हैं कि बैठो बेटी। रामस्वरूप वहाँ बैठ जाओ माँ। उस तख्त पर अपने बाजे के साथ उमा बैठती है। फिर गोपाल प्रसाद जो हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, वो देखते हैं जब वो चल कर के आती है, क्योंकि सब बारीकी से देख रहे हैं। वो चेहरे पर भी अच्छी छब है उनकी, उमा की। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? गोपाल प्रसाद उससे सवाल करते हैं। फिर रामस्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, दोनों चीज़ बजा लेती है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। अब उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। अब ये गोपाल प्रसाद सब देख रहे हैं, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं जब वो गाना गाती है, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। अब रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को उठती है तो गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद फिर उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी, मतलब तुम्हें आती है? वो इस प्रकार का सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग भी आती है। रामस्वरूप हाँ, वह तो मैं आपको बताने ही भूल गया,
यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है। और वह उस दीवार पर भी, मतलब उसने जिस रूम में वो दिखाई रहे थे लड़की वाले, वो सब बैठे थे, वहाँ पर उमा की पेंटिंग की हुई कई तस्वीरें लगी हुई थी, जिसे वो दिखाते हैं। और वो आगे क्या पूछते हैं कि हाँ गोपाल प्रसाद हूँ, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, मतलब उसे उनका मतलब था कि सिलाई वगैरह भी करना आती है। राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। बताओ कितना वो पूछते हैं और उसके आंसर राम स्वरूप जी देते हैं, हाँ 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 हाँ। फिर आगे जो है गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। अब उमा चुप हो जाती है। फिर राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं कि उमा ऐसा ना हो कि उनको अपनी सारी बातें बता दे कि मैं क्या पढ़ी लिखी हूँ या कुछ। तो उमा चुप है। इसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अब अधीर होते हैं और राम स्वरूप शक पकाते हैं कि ऐसा, और वो जानने के लिए अधीर हो आतुर हो उठते हैं कि ये बताए। तो राम स्वरूप जवाब तो उमा गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने नहीं जीते, मतलब उनका ये था कि वो छिपा रहे थे ना बात। तो गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा ऐसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। अब उनके सारे जवाब जो हैं उमा के उनके पिताजी राम स्वरूप ही दे देते हैं, उसे बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं। तो वो रामा गोपाल प्रसाद को लगता है कि ये भी बोले कुछ, तो वो कहते हैं जरा ऐसे भी तो मुँह खोलना चाहिए कि आप ही आप बोलते रहोगे। तो राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं जनाब, दो ना क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब पिताजी कहते हैं कि तुम बोलो उमा। तो उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, वो पढ़ी लिखी लड़की है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज़ कुर्सी बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना आगे बढ़ जाता है वो। तो इसमें देखो कितना कटाक्ष भी है कि जब हम लोग कहीं कुछ वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो केवल वस्तु देखते हैं और पसंद आती है, तो अब वस्तु से तो हम तो तोल मोल नहीं करते हैं, ना उससे कुछ पूछते हैं। पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं तो हमें पसंद नहीं आई तो हम उसे नहीं खरीदते हैं। तो अब राम स्वरूप जी चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उनको लगता है ये क्या कहने वाली है। अब उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, बहुत हो गया। जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, मुझे खरीदना चाहते हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती? जो आप इस प्रकार की बातें कर रहे, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करके खरीद लेता है? और फिर इस प्रकार से गोपाल प्रसाद को अब ताव में आकर, गुस्से में, ताव का मतलब यहाँ गुस्से में आकर के, ताव में आकर के, गुस्से में आकर के, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उनको गुस्सा आ जाता है कि जिस लड़की को हम देखने के लिए आए हैं वो लड़की इस प्रकार से बोल रही है। अब उमा फिर तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं? और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। अब वो ये इनकी पोल खोलती है शंकर की। शंकर, बाबूजी चलिए। अब उसको लगता है ऐसा ना हो कि आगे और भी ये कुछ बातें बता दे, तो अपने बाबूजी से कहती है कि कहता है कि बाबूजी अब चलिए। अब गोपाल प्रसाद को लगता है कि ये क्या कहने वाली है, इसने ऐसा क्यों कहा कि पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास, ये इर्द गिर्द का मतलब होता है आसपास क्यों घूम रहे थे और वहाँ से वो कैसे भगाए थे गए थे। ये थोड़ा से यहाँ पर चरित्रहीन बताए गए हैं कि वो लड़कियों को छेड़ते थे। तो यहाँ पर अब शंकर गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में, अब उनको थोड़ा सा शक होता है कि इसे कैसे पता है, क्योंकि हॉस्टल तो जो लड़कियों का हॉस्टल तो मैं कैसे, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब वो उससे प्रश्न करते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब राम स्वरूप बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि अब उनकी लड़की बोल रही है इधर। अब वो क्या कहें शर्म के मारे, तो बिल्कुल चुप हैं। उमा जो है, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है कि ताक झाँक करते हैं लड़कियों के हॉस्टल के उधर जा कर के छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों से, और ना मैं कायर हूँ कि मैं अपनी बात ना बता सकूँ। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस
रहे नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपाकर वहाँ से भागे थे। कहाँ से? हॉस्टल से। तो लड़की अब रामस्वरूप उमा उमा वो बहुत इशारा करते, लेकिन गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैत ढूंढ कर उठाते हुए फिर बीए पास। ओफो, गज़ब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। फिर उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। अब बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के जो लड़के के मुंह पर उलासापन है। दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप जो है कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं कि जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा की घबराहट की हालत में आना। प्रेमा उमा उमा रो रही है। फिर जो है यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। फिर इतने में रतन आ जाता है। रतन, बाबूजी, मक्खन सब रतन की तरफ देखते हैं और यहाँ पर पर्दा गिर जाता है और यहीं पर ये एकांकी समाप्त होती है। जिस उमा को वो देखने के लिए आए हैं उसी उमा ने उनकी पूरी पोल खोल देते हैं। वो उनके लड़के शंकर की, जो इतना तोल मोल कर रहे थे, इतने सवाल कर रहे थे उस लड़की से। तो यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सार अगले वीडियो में बता दूंगी पूरा, जिससे आप थोड़े शब्दों में अच्छे से समझ सकें। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 का शेष भाग लेकर के। तो कल बच्चों मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जी जो है दोनों अपने ज़माने की बातें करते हैं। गोपाल प्रसाद, फिर बाद में गोपाल प्रसाद जो है वो कहते हैं कि अच्छा साहब, अब रामस्वरूप जी से कहते हैं कि बिजनेस की बातचीत हो जाए। तब रामस्वरूप जी जो हैं चौंक करके, उन्होंने सोचा कि बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वो चौंक जाते हैं। अरे अब भी समझ का, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए उनसे कहते हैं। वो उठते हैं और गोपाल प्रसाद जी को नाश्ता की प्लेट वगैरह आगे बढ़ाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? फिर रामस्वरूप जी कहते हैं, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात की परेशानी? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, आप मेरे यहाँ आए हैं, पधारे हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ। फिर वो अंदर जाते हैं रामस्वरूप जी। फिर गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद धीमी आवाज़ में, दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान बकान है, हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले अब लड़की कैसी है, लड़की आए तब पता चले कि लड़की कैसी है। तो अब आगे फिर शंकर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और जी और कुछ खकार कर इधर उधर देखता है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं उसे, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? अपने बेटे को कह रहे हैं वो। ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं। इतने में बाबू राम प्रसाद आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। फिर गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? वो क्या कहते हैं कि आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, कप में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? वो कहते हैं कि फिर हमें क्या स्वाद मिलेगा? जायका में स्वाद। अब रामस्वरूप जी, हाँ, कहते तो आप ठीक हैं। फिर आगे राम
कहते तो आप सही है या ठीक है। अब आगे वो क्या कहते हैं, फिर प्याला पकड़ाते हुए गोपाल प्रसाद जी को फिर शंकर जो है खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। फिर गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अब रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए चाय का, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। अब देखिए गोपाल प्रसाद की बातें, शंकर और रामस्वरूप जी जो है दोनों हंस पड़ते हैं इनकी बात सुन करके। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूम ही ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। जिसकी जैसी खूबसूरती हो उस पर वैसा टैक्स। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अब ये देख रहे हो आप कैसी बातें कर रहे हैं गोपाल प्रसाद जी। अब रामस्वरूप को देखिए, फिर रामस्वरूप उनकी बातों पर जो है ज़ोर से हंस पड़ते हैं और वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ आगे बढ़ाते हुए, तस्तरी मतलब प्लेट। अब गोपाल प्रसाद उसमें से समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब कभी नहीं। शंकर की तरफ मुखातिब होकर के, मुँह करके, मुखातिब मीन्स मुँह करके, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? फिर जो है शंकर कहते हैं कि किस मामले में? तो रामस्वरूप कहते हैं यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। लड़की कितनी खूबसूरत है क्या हमें देखना चाहिए कि केवल खूबसूरती के ऊपर ही हमें शादी करनी चाहिए? उनका मामला ये था। तो शंकर से वो कहते थे कि कितना हिस्सा होना चाहिए, तो गोपाल प्रसाद शंकर को ना बोलते हुए नहीं बोलने देते, बल्कि बीच में ही वही बोलने लगते। यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही सुंदर हो, हैं? बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि यदि घर में जब लड़कियां बहू जाती है तो उसे बहुत सारी औरतें देखने के लिए आती हैं, तो वो तरह तरह की बातें करती हैं। इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि मतलब उसको खूबसूरत होना भी ज़रूरी है, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन लगा करके खूबसूरत दिखे, चाहे कैसे भी। अब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। उनकी लड़की के लिए कहते हैं कि आपकी लड़की तो खूबसूरत है ना, तो वो कह रहे हैं आप देख लीजिएगा। अब गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तब तो यह रस्म ही समझिए, केवल ये देखने दिखाने की केवल ये रस्म है, बाकी सारी बातें आपसे हो चुकी हैं। अब रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ गोपाल प्रसाद, और चाचा मतलब जनपत्री, जनपत्री होती है ना जो शादी के पहले मिलाते हैं, तो मिल ही गया होगा। अब रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। अब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक करके, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? क्या भनक पड़ी? अब वो जो समझते हैं कि क्या भनक पड़ी है इनके कानों में। अब रामस्वरूप जी चौंक करके, क्या? गोपाल प्रसाद जी फिर आगे कहते हैं कि ये जो पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? उनको लगता है कि घर में यदि पढ़ी लिखी लड़की आ जाएगी तो वो ज़्यादा नखरे दिखाएगी, ज़्यादा तेवर दिखाएगी अपना, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। फिर वो अपने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, क्यों शंकर, सही है ना? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। अब देखो कैसे अपने पिता की बातों में हाँ में हाँ वो मिला रहा है शंकर यहाँ पर, तो जबकि खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन लड़की कैसी चाहते हैं, केवल मैट्रिक पास, कि उसे केवल हमें उससे नौकरी नहीं करानी। और ज़्यादा लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं तो वो नखरे दिखाती हैं, इस वजह से वो ये इनके ख्यालात देखिए कैसे हैं। फिर रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई
सवाल ही नहीं उठता है। रामस्वरूप जी कहते हैं कि नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। जिसने अपने लड़कों को बीए करा दिया हो एमए, तो उनकी लड़कियां भी बीए एमए वाली आनी चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब ही यही है। अब भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? यहाँ पर देखो, उन्होंने लड़के और लड़कियों में भेद किया है कि कहते हैं कि लड़के को की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई क्या एक ही बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही काम करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो गई चुकी गृहस्थी। वो कहते हैं यदि पढ़ लेंगी औरतें तो शायद ऐसा करेंगी कि बस वो पॉलिटिक्स वगैरह करने लगेंगी, तो गृहस्थी चल गई। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। यहाँ पर उन्होंने लड़के और लड़की के बीच में अंतर बताया है इसमें कि, और वो लड़के और लड़कियों के में भेद समझते हैं कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़कियों को नहीं। फिर रामस्वरूप जी, जी हाँ, और मर्द से की दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। अब वो भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हो, हाँ 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 करते हैं। आगे आगे क्या होता है कि शंकर भी हंसता है, मगर यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी जो है गंभीर हो जाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ हाँ, यह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी, मतलब तालीम का यहाँ पर मतलब क्या है? तालीम का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा भी ऐसी चीज़ों में से एक है। देखो यहाँ पर गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं कि केवल शिक्षा जो है लड़कों के लिए ही है, आदमियों के लिए ही है। अब रामस्वरूप जी शंकर से और चाय लीजिएगा। फिर जो है शंकर धन्यवाद पी चुका। फिर गोपाल प्रसाद से कहता है आप लीजिए। गोपाल प्रसाद भी, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। फिर रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। फिर गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। अब रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं जिस पर नाश्ता वगैरह सजाया हुआ था। फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। अब उन्होंने कहा था ना अपनी पत्नी को कि सुधा को पान लेकर के भेजना। फिर वो आगे कहते हैं सिगरेट मंगवाऊँ? उन्होंने सोचा शायद गोपाल प्रसाद जी सिगरेट पीते हो, इसलिए वो पूछते हैं, क्योंकि वो लड़की वाले हैं। तो गोपाल प्रसाद जी उसे मना कर देते हैं, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए हुए फिर उमा आती है, सादगी के कपड़े पहने, बिल्कुल सादा, गर्दन झुकी हुई है। बापू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं, देख रहे हैं। अब रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यही, आहा, आपकी लड़की है, आओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी यानी प्लेट अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। उनके जो गोपाल प्रसाद जी थे, उनके चश्मे में सोने की रिम लगी हुई थी। अब बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, अरे वो उमा के चश्मा लगा हुआ था सोने की रिम वाला, सॉरी यहाँ पर, तो चश्मा। फिर रामस्वरूप थोड़ा सा बहाना बनाते हैं, उमा को चश्मा लगता था, सोने की रिम वाला वो चश्मा लगाए हुए थी यहाँ पर। तो दोनों जो है चौंक उठते हैं चश्मा देख करके उसका। तो रामस्वरूप जरा सपक करके, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थीं। यहाँ पर दुखनी का मतलब है दर्द, दर्द मतलब जो आँख आ जाती है ना और फिर दर्द होता है, तो वो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब आगे वो क्या कहते हैं गोपाल प्रसाद, पढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसने ज़्यादा पढ़ाई की हो तो शायद इसकी आंखें कमज़ोर हो गई हों और इसे चश्मा लग गया हो। तो रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना
कि ये तो केवल, उसने बताया था ना, झूठ बताया था कि मैट्रिक पास है वो केवल। फिर गोपाल प्रसाद, हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। फिर थोड़ा सा अपने आवाज़ को वैसे करते हैं मीठी टाइप की, और फिर कहते हैं कि बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ माँ। उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के साथ उमा बैठती है। फिर गोपाल प्रसाद जो हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, वो देखते हैं जब वो चल कर के आती है, क्योंकि सब बारीकी से देख रहे हैं। वो चेहरे पर भी अच्छी छब है उनकी, उमा की। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? अब गोपाल प्रसाद उससे सवाल करते हैं। फिर रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, दोनों चीज़ बजा लेती है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। अब उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। अब ये गोपाल प्रसाद सब देख रहे हैं, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं जब वो गाना गाती है, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। अब रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को उठती है तो गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद फिर उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी, मतलब तुम्हें आती है? वो इस प्रकार का सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग भी आती है। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताने ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी, मतलब उसने जिस रूम में वो दिखाई रहे थे लड़की वाले, वो सब बैठे थे, वहाँ पर उमा की पेंटिंग की हुई कई तस्वीरें लगी हुई थी, जिसे वो दिखाते हैं। और वो आगे क्या पूछते हैं कि हाँ गोपाल प्रसाद, हूँ, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, मतलब उसे उनका मतलब था कि सिलाई वगैरह भी करना आती है। रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। बताओ कितना वो पूछते हैं, और उसके आंसर रामस्वरूप जी देते हैं, हाँ 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 हाँ। फिर आगे जो है गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? अब उमा चुप हो जाती है। फिर रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं कि उमा ऐसा ना हो कि उनको अपनी सारी बातें बता दे कि मैं क्या पढ़ी लिखी हूँ या कुछ। तो उमा चुप है। इसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अब अधीर होते हैं, और रामस्वरूप शक पकाते हैं कि ऐसा, और वो जानने के लिए अधीर हो, आतुर हो उठते हैं कि ये बताए। तो रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने नहीं जीते, मतलब उनका ये था कि वो छिपा रहे थे ना बात। तो गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा ऐसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। अब उनके सारे जवाब जो हैं उमा के, उनके पिताजी रामस्वरूप ही दे देते हैं, उसे बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं। तो वो गोपाल प्रसाद को लगता है कि ये भी बोले कुछ, तो वो कहते हैं, जरा ऐसे भी तो मुँह खोलना चाहिए कि आप ही आप बोलते रहोगे। तो रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं जनाब, दो ना, क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब पिताजी कहते हैं कि तुम बोलो उमा। तो उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, वो पढ़ी लिखी लड़की है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज़ कुर्सी बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना आगे बढ़ जाता है वो। तो इसमें देखो कितना कटाक्ष भी है कि जब हम लोग कहीं कुछ वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो केवल वस्तु देखते हैं और पसंद आती है, तो अब वस्तु से तो हम तो तोल मोल नहीं करते हैं, ना उससे कुछ पूछते हैं। पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं तो हमें पसंद नहीं आई तो हम उसे नहीं खरीदते हैं। तो अब रामस्वरूप जी चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा, उनको लगता है ये क्या कहने वाली है। अब उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, बहुत हो गया। जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, मुझे खरीदना चाहते हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? जो आप इस प्रकार की बातें कर रहे, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करके खरीद लेता है? और फिर इस प्रकार से गोपाल प्रसाद को अब
ताव में आकर, गुस्से में, ताव का मतलब यहाँ गुस्से में आकर के, ताव में आकर के, गुस्से में आकर के, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उनको गुस्सा आ जाता है कि जिस लड़की को हम देखने के लिए आए हैं वो लड़की इस प्रकार से बोल रही है। अब उमा फिर तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं? और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। अब वो इनकी पोल खोलती है शंकर की। शंकर, बाबूजी चलिए। अब उसको लगता है ऐसा ना हो कि आगे और भी ये कुछ बातें बता दे, तो अपने बाबूजी से कहती है कि कहता है कि बाबूजी अब चलिए। अब गोपाल प्रसाद को लगता है कि ये क्या कहने वाली है, इसने ऐसा क्यों कहा कि पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास, ये इर्द गिर्द का मतलब होता है आसपास क्यों घूम रहे थे और वहाँ से वो कैसे भगाए थे गए थे। ये थोड़ा से यहाँ पर चरित्रहीन बताए गए हैं कि वो लड़कियों को छेड़ते थे। तो यहाँ पर अब शंकर, गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में, अब उनको थोड़ा सा शक होता है कि इसे कैसे पता है, क्योंकि हॉस्टल तो, जो लड़कियों का हॉस्टल तो मैं कैसे, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब वो उससे प्रश्न करते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब रामस्वरूप बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि अब उनकी लड़की बोल रही है इधर। अब वो क्या कहें शर्म के मारे, तो बिल्कुल चुप हैं। उमा जो है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है कि हम ताक झाँक करते हैं लड़कियों के हॉस्टल के उधर जा कर के छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों से, और ना मैं कायर हूँ कि मैं अपनी बात ना बता सकूँ। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुँह छिपाकर वहाँ से भागे थे। कहाँ से? हॉस्टल से। तो लड़की, अब रामस्वरूप उमा उमा वो बहुत इशारा करते, लेकिन गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैत ढूंढ कर उठाते हुए, फिर बीए पास, ओफो, गज़ब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। फिर उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। अब बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, और उनके लड़के के जो लड़के के मुंह पर उलासापन है। दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप जो है कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं कि जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा की घबराहट की हालत में आना, प्रेमा उमा उमा रो रही है। फिर जो है यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। फिर इतने में रतन आ जाता है। रतन, बाबूजी, मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और यहाँ पर पर्दा गिर जाता है और यहीं पर ये एकांकी समाप्त होती है। जिस उमा को वो देखने के लिए आए हैं उसी उमा ने उनकी पूरी पोल खोल देते हैं। वो उनके लड़के शंकर की, जो इतना तोल मोल कर रहे थे, इतने सवाल कर रहे थे उस लड़की से। तो यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सार अगले वीडियो में बता दूंगी पूरा, जिससे आप थोड़े शब्दों में अच्छे से समझ सकें। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 का शेष भाग लेकर के। तो कल बच्चों मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जी जो है दोनों अपने ज़माने की बातें करते हैं। गोपाल प्रसाद, फिर बाद में गोपाल प्रसाद जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा साहब, अब रामस्वरूप जी से कहते हैं कि बिजनेस की बातचीत हो जाए। तब रामस्वरूप जी जो हैं चौंक करके, उन्होंने सोचा कि बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वो चौंक जाते हैं। अरे अब भी समझ कर, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए उनसे कहते हैं। वो उठते हैं और गोपाल प्रसाद जी को
नाश्ता की प्लेट वगैरह आगे बढ़ाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? फिर राम स्वरूप जी कहते हैं, हाँ 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 हाँ, तकल्लुफ़ किस बात की परेशानी? हाँ हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, आप मेरे यहाँ आए हैं, पधारे हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ हाँ, माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। फिर वो अंदर जाते हैं राम स्वरूप जी। फिर गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद धीमी आवाज़ में, दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान बकान है, हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले अब लड़की कैसी है, लड़की आए तब पता चले कि लड़की कैसी है। तो अब आगे फिर शंकर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और जी, और कुछ खकार कर इधर उधर देखता है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं उसे, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? अपने बेटे को कह रहे हैं वो। ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं। इतने में बाबू राम प्रसाद आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। फिर गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? वो क्या कहते हैं कि आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, कप में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फ़ैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? वो कहते हैं कि फिर हमें क्या स्वाद मिलेगा? जायका में स्वाद। अब राम स्वरूप जी, हाँ हाँ हाँ, कहते तो आप ठीक हैं। फिर आगे राम कहते तो आप सही हैं या ठीक हैं। अब आगे वो क्या कहते हैं, फिर प्याला पकड़ाते हुए गोपाल प्रसाद जी को, फिर शंकर जो है खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। फिर गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अब राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए चाय का, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। अब देखिए गोपाल प्रसाद की बातें, शंकर और राम स्वरूप जी जो है दोनों हंस पड़ते हैं उनकी बात सुन करके। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूँ भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। जिसकी जैसी खूबसूरती हो उस पर वैसा टैक्स। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अब ये देख रहे हो आप कैसी बातें कर रहे हैं गोपाल प्रसाद जी। अब राम स्वरूप को देखिए, फिर राम स्वरूप उनकी बातों पर जो है ज़ोर से हंस पड़ते हैं और वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ आगे बढ़ाते हुए, तस्तरी मतलब प्लेट। अब गोपाल प्रसाद उसमें से समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर की तरफ मुखातिब होकर के, मुँह करके, मुखातिब मीन्स मुँह करके, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? फिर जो है शंकर कहते हैं कि किस मामले में? तो राम स्वरूप कहते हैं यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। लड़की कितनी खूबसूरत है, क्या हमें देखना चाहिए कि केवल खूबसूरती के ऊपर ही हमें शादी करनी चाहिए? उनका मामला ये था। तो शंकर से वो कहते थे कि कितना हिस्सा होना चाहिए, तो गोपाल प्रसाद शंकर को ना बोलते हुए, नहीं बोलने देते बल्कि बीच में ही वही बोलने लगते, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही सुंदर हो, हैं? बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि यदि घर में जब लड़कियां बहू जाती है तो उसे बहुत सारी औरतें देखने के लिए आती हैं, तो वो तरह तरह की बातें करती हैं। इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि मतलब उसको खूबसूरत होना भी ज़रूरी है, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन लगा करके खूबसूरत दिखे, चाहे कैसे भी।
अब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। उनकी लड़की के लिए कहते हैं कि आपकी लड़की तो खूबसूरत है ना, तो वो कह रहा है आप देख लीजिएगा। अब गोपाल प्रसाद देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तब तो यह रस्म ही समझिए, केवल ये देखने दिखाने की केवल ये रस्म है, बाकी सारी बातें आपसे हो चुकी हैं। अब रामस्वरूप हाँ हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ गोपाल प्रसाद, और चाचा मतलब जनपत्री, जनपत्री होती है ना जो शादी के पहले मिलाते हैं, तो मिल ही गया होगा। अब रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। अब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक करके, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। क्या भनक पड़ी? अब वो जो समझते हैं कि क्या भनक पड़ी है इनके कानों में। अब रामस्वरूप जी चौंक करके, क्या? गोपाल प्रसाद जी फिर आगे कहते हैं कि ये जो पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। उनको लगता है कि घर में यदि पढ़ी लिखी लड़की आ जाएगी तो वो ज़्यादा नखरे दिखाएगी, ज़्यादा तेवर दिखाएगी अपना, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। फिर वो अपने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, क्यों शंकर, सही है ना? शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। अब देखो कैसे अपने पिता की बातों में हाँ में हाँ वो मिला रहा है शंकर यहाँ पर, तो जबकि खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन लड़की कैसी चाहते हैं, केवल मैट्रिक पास की, उसे केवल हमें उससे नौकरी नहीं करानी। और ज़्यादा लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं तो वो नखरे दिखाती हैं, इस वजह से वो ये इनके ख्यालात देखिए कैसे हैं। फिर रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। रामस्वरूप जी कहते हैं कि नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। जिसने अपने लड़कों को बीए करा दिया हो एमए, तो उनकी लड़कियां भी बीए एमए वाली आनी चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब ही यही है। अब भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? यहाँ पर देखो उन्होंने लड़के और लड़कियों में भेद किया है कि कहते हैं कि लड़के को की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई क्या एक ही बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही काम करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो गई चुकी गृहस्थी। वो कहते हैं यदि पढ़ लेंगी औरतें तो शायद ऐसा करेंगी कि बस वो पॉलिटिक्स वगैरह करने लगेंगी तो गृहस्थी चल गई। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। यहाँ पर उन्होंने लड़के और लड़की के बीच में अंतर बताया है इसमें कि, और वो लड़के और लड़कियों के में भेद समझते हैं कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़कियों को नहीं। फिर रामस्वरूप जी, जी हाँ, और मर्द से की दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। अब वो भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हो, हाँ 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 करते हैं। आगे आगे क्या होता है कि शंकर भी हंसता है, मगर यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी जो है गंभीर हो जाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद, हाँ 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 यह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी, मतलब तालीम का यहाँ पर मतलब क्या है? तालीम का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा भी ऐसी चीज़ों में से एक है। देखो यहाँ पर गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं कि केवल शिक्षा जो है लड़कों के लिए ही है, आदमियों के लिए ही है। अब रामस्वरूप जी शंकर से चाय लीजिएगा। फिर जो है शंकर धन्यवाद पी चुका। फिर गोपाल प्रसाद से कहता है आप लीजिए। गोपाल प्रसाद भी, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। फिर रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। फिर गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में
खाता भी नहीं। अब रामस्वरूप हाँ 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 मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं जिस पर नाश्ता वगैरह सजाया हुआ था। फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। अब उन्होंने कहा था ना अपनी पत्नी को कि सुधा को पान लेकर के भेजना। फिर वो आगे कहते हैं सिगरेट मंगवाऊँ। उन्होंने सोचा शायद गोपाल प्रसाद जी सिगरेट पीते हो इसलिए वो पूछते हैं, क्योंकि वो लड़की वाले हैं। तो गोपाल प्रसाद जी उसे मना कर देते हैं, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए हुए फिर उमा आती है, सादगी के कपड़े पहने, बिल्कुल सादा, गर्दन झुकी हुई है। बापू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं, देख रहे हैं। अब रामस्वरूप हाँ 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 यही आपकी लड़की है, आओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी यानी प्लेट अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। उनके जो गोपाल प्रसाद जी थे उनके चश्मे में सोने की रिम लगी हुई थी। अब बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, अरे वो उमा के चश्मा लगा हुआ था सोने की रिम वाला, सॉरी यहाँ पर तो चश्मा। फिर रामस्वरूप थोड़ा सा बहाना बनाते हैं, उमा को चश्मा लगता था, सोने की रिम वाला वो चश्मा लगाए हुए थी यहाँ पर। तो दोनों जो है चौंक उठते हैं चश्मा देख करके उसका। तो रामस्वरूप जरा सपक करके, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी। यहाँ पर दुखनी का मतलब है दर्द, मतलब जो आँख आ जाती है ना और फिर वो दर्द होता है, तो वो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब आगे वो क्या कहते हैं गोपाल प्रसाद, पढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, पूछ रहे हैं ये ऐसा तो नहीं है कि इसने ज़्यादा पढ़ाई की हो तो शायद इसकी आंखें कमज़ोर हो गई हों और इसे चश्मा लग गया हो। तो रामस्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना कि ये तो केवल, उसने बताया था ना, झूठ बताया था कि मैट्रिक पास है वो केवल। फिर गोपाल प्रसाद हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी, फिर थोड़ा सा अपने आवाज़ को वैसे करते हैं मीठी टाइप की, और फिर कहते हैं कि बैठो बेटी। रामस्वरूप वहाँ बैठ जाओ माँ। उस तख्त पर अपने बाजे के साथ उमा बैठती है। फिर गोपाल प्रसाद जो हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, वो देखते हैं जब वो चल कर के आती है, क्योंकि सब बारीकी से देख रहे हैं। वो चेहरे पर भी अच्छी छब है उनकी, उमा की। हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? अब गोपाल प्रसाद उससे सवाल करते हैं। फिर रामस्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, दोनों चीज़ बजा लेती है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। अब उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। अब ये गोपाल प्रसाद सब देख रहे हैं, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं जब वो गाना गाती है, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। अब रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को उठती है तो गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद फिर उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी, मतलब तुम्हें आती है? वो इस प्रकार का सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग भी आती है। रामस्वरूप हाँ, वह तो मैं आपको बताने ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी, मतलब उसने जिस रूम में वो दिखाई रहे थे लड़की वाले, वो सब बैठे थे, वहाँ पर उमा की पेंटिंग की हुई कई तस्वीरें लगी हुई थी जिसे वो दिखाते हैं। और वो आगे क्या पूछते हैं कि हाँ गोपाल प्रसाद हूँ, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, मतलब उसे उनका मतलब था कि सिलाई वगैरह भी करना आती है। रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। बताओ कितना वो पूछते हैं और उसके आंसर रामस्वरूप जी देते हैं हाँ 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 हाँ। फिर आगे जो है गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। अब उमा चुप हो जाती है। फिर रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं कि उमा ऐसा ना हो कि उनको अपनी सारी बातें बता दे कि क्या
पढ़ी लिखी हूँ या कुछ। तो उमा चुप है। इसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अब अधीर होते हैं और राम स्वरूप शक पकाते हैं कि ऐसा, और वो जानने के लिए अधीर हो आतुर हो उठते हैं कि ये बताए। तो राम स्वरूप जवाब तो उमा गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने नहीं जीते। मतलब उनका ये था कि वो छिपा रहे थे ना बात। तो गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा ऐसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। अब उनके सारे जवाब जो हैं उमा के उनके पिताजी राम स्वरूप ही दे देते हैं, उसे बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं। तो वो रामा गोपाल प्रसाद को लगता है कि ये भी बोले कुछ। तो वो कहते हैं जरा ऐसे भी तो मुँह खोलना चाहिए कि आप ही आप बोलते रहोगे। तो राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं जनाब, दो ना क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब पिताजी कहते हैं कि तुम बोलो उमा। तो उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, वो पढ़ी लिखी लड़की है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज़ कुर्सी बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना आगे बढ़ जाता है वो। तो इसमें देखो कितना कटाक्ष भी है कि जब हम लोग कहीं कुछ वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो केवल वस्तु देखते हैं और पसंद आती है। तो अब वस्तु से तो हम तो तोल मोल नहीं करते हैं, ना उससे कुछ पूछते हैं। पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं तो हमें पसंद नहीं आई तो हम उसे नहीं खरीदते हैं। तो अब राम स्वरूप जी चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उनको लगता है ये क्या कहने वाली है। अब उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, बहुत हो गया। जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, मुझे खरीदना चाहते हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती? जो आप इस प्रकार की बातें कर रहे, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करके खरीद लेता है? और फिर इस प्रकार से गोपाल प्रसाद को अब ताव में आकर, गुस्से में, ताव का मतलब यहाँ गुस्से में आकर के, ताव में आकर के, गुस्से में आकर के, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उनको गुस्सा आ जाता है कि जिस लड़की को हम देखने के लिए आए हैं वो लड़की इस प्रकार से बोल रही है। अब उमा फिर तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं? और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। अब वो ये इनकी पोल खोलती है शंकर की। शंकर, बाबूजी चलिए। अब उसको लगता है ऐसा ना हो कि आगे और भी ये कुछ बातें बता दे, तो अपने बाबूजी से कहती है कि कहता है कि बाबूजी अब चलिए। अब गोपाल प्रसाद को लगता है कि ये क्या कहने वाली है, इसने ऐसा क्यों कहा कि पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास, ये इर्द गिर्द का मतलब होता है आसपास क्यों घूम रहे थे और वहाँ से वो कैसे भगाए थे गए थे। ये थोड़ा से यहाँ पर चरित्रहीन बताए गए हैं कि वो लड़कियों को छेड़ते थे। तो यहाँ पर अब शंकर गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में, अब उनको थोड़ा सा शक होता है कि इसे कैसे पता है, क्योंकि हॉस्टल तो जो लड़कियों का हॉस्टल तो मैं कैसे, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब वो उससे प्रश्न करते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब राम स्वरूप बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि अब उनकी लड़की बोल रही है इधर। अब वो क्या कहें शर्म के मारे, तो बिल्कुल चुप हैं। उमा जो है, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है कि ताक झाँक करते हैं लड़कियों के हॉस्टल के उधर जा कर के छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों से, और ना मैं कायर हूँ कि मैं अपनी बात ना बता सकूँ। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुँह छिपाकर वहाँ से भागे थे। कहाँ से? हॉस्टल से। तो लड़की, अब राम स्वरूप उमा उमा वो बहुत इशारा करते, लेकिन गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैत ढूंढ कर उठाते हुए, फिर बीए पास, ओफो गज़ब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। फिर उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। अब बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के
जो लड़के के मुंह पर उलासापन है, दोनों बाहर चले जाते हैं। राम स्वरूप जो है कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं कि जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा की घबराहट की हालत में आना, प्रेमा उमा उमा रो रही है। फिर जो है यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं। फिर इतने में रतन आ जाता है। रतन, बाबूजी, मक्खन सब रतन की तरफ देखते हैं और यहाँ पर पर्दा गिर जाता है और यहीं पर ये एकांकी समाप्त होती है। जिस उमा को वो देखने के लिए आए हैं उसी उमा ने उनकी पूरी पोल खोल देते हैं। वो उनके लड़के शंकर की, जो इतना तोल मोल कर रहे थे, इतने सवाल कर रहे थे उस लड़की से। तो यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सार अगले वीडियो में बता दूंगी पूरा, जिससे आप थोड़े शब्दों में अच्छे से समझ सकें। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।